आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, हम आपको इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ा रहे थे और इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है आज का वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक। इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर कीट पारिस्थितिकी में पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। पर्यावरण के घटक जो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कीट पारिस्थितिकी जो है वो कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कीटों का उनके वातावरण के साथ आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इंसेक्ट इकोलॉजी वातावरण के जो तमाम प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, जैविक एवं अजैविक कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो इसीलिए हमें इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो कोई भी जीव हो गया, फसल हो गया, वो जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण के कंपोनेंट्स के अनुसार ही वो वृद्धि, विकास, प्रजनन, ठीक है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो उसके जीवन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है किसी भी जो है जीव के वातावरण, पर्यावरण का अध्ययन करना, जो है पर्यावरण के घटकों का अध्ययन करना हमें आवश्यक होता है। तो पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? तो पर्यावरण के दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? अजैविक घटक यानी एबायोटिक फैक्टर्स। ये निर्जीव कारक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये निर्जीव कारक होते हैं। मुख्य अजैविक कारक यानी की एबायोटिक फैक्टर तो पर्यावरण के दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि दो कंपोनेंट्स कौन होते हैं। पहला क्या होता है? आपके एबायोटिक और दूसरा क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर की या एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो ये निर्जीव कारक होते हैं। ठीक है, एबायोटिक क्या होते हैं यानी अजैविक, तो अजैविक क्या होते हैं? निर्जीव कारक होते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसके कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स हैं? पहला क्या है? तापमान। ठीक है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। वर्षा, रेनफॉल, वायु, एयर, जल, वाटर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, प्रकाश, लाइट, और मिट्टी यानी कि सॉइल। ठीक है, तापमान, वर्षा, वायु, जल, आर्द्रता, प्रकाश, मिट्टी, ये सारे क्या होते हैं? अजैविक कारक होते हैं, एबायोटिक कैरेक्टर होते हैं, जो कि किसी भी जीव के जो है जीवन को या फसल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अजैविक कारक होते हैं जो कीटों के लाइफ में प्रभावित करते हैं। अब बात करेंगे दूसरा कंपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं? जैविक घटक या बायोटिक फैक्टर। ये जीवित कारक होते हैं। मुख्य जैविक कारक यानी की बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, परभक्षी यानी प्रेडिएटर्स, रोगजनक पैथोजन, अन्य कीट, ठीक है, परजीवी और मनुष्य। ठीक है, तो ये आपके जो है परभक्षी कारक हो सकते हैं, सॉरी, जैसे कि ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, प्रेडिएटर्स, पैथोजेंस आते हैं। ठीक है, अदर इंसेक्ट आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तापमान की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, तो तापमान का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान कीटों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, तापमान जो होता है वो कीटों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। कि जैसे कि कीट शीत रस की, ठीक है, तो तापमान जो है वो कीटों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि कीटों के लाइफ को प्रभावित करता है, उनके वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उनके ब्रीडिंग फीडिंग को दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोल्ड ब्लडेड या फिर पोकोलियोथेर्मिक, तो कीट जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड या पोकोलियोथेर्मिक होते हैं। ठीक है, तो होते हैं इसलिए उनका शरीर जो होता है वो तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो कीट जो शीत रक्तीय होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो उनका जो है तापमान का कीटों पे जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि कम तापमान जो होता है तो कीटों का जो शरीर का ब्लड होता है वो जम जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इस प्रकार से कीटों का जो ब्लड होता है वो कम तापमान में जम जाता है। ठीक है, तो इसे हम तो कीट क्या होते हैं, कभी कभी कम तापमान में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तापमान निम्न कारकों को प्रभावित करता है। टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, जैसे कि अंडों का फूटना, भोजन को ग्रहण करना, उनका उड़ान, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, जीवन काल। ठीक है, तो जैसे कि एक अंडों की फूटने की जो ड्यूरेशंस होता है वो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कम तापमान अगर हो गया, टेम्परेचर गिर गया, तो अंडे का जो फूटने का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, और अधिक तापमान के दिनों में अंडों का ड्यूरेशन, फूटने का जो ड्यूरेशन होता है, हैचिंग पीरियड, वो कम हो जाता है। इस प्रकार से अंडों का फूटना हो गया। भोजन को ग्रहण करना, उनका हैबिटेट यानी फीडिंग, वो भी तापमान कारण प्रभावित होता है। यानी गर्मी के दिनों में कीट ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ठंडी के दिनों में फसल को कम प्रभावित करते हैं। उनका उड़ान हो गया, वो भी प्रभावित करता है। वृद्धि एवं विकास हो गया, उनका जो है प्रजनन हो गया, उनका जीवन काल यानी कि पूरा लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट भी, वो भी टेम्परेचर कारण जो है वो प्रभावित होता है। तो तापमान का काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो टेम्परेचर के कारण ही इंसेक्ट में होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव पड़ता है। उसका कीटों के वितरण में भी जो है तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक कीट के लिए फॉर एवरी इंसेक्ट न्यूनतम तापमान, अनुकूल तापमान, अधिकतम तापमान निर्धारित होता है। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान, अनुकूल तापमान और अधिकतम तापमान प्रत्येक कीट के लिए जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीट जो है अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान होता है तो उसमें कीट जो है सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं। उनका जो है ब्लड जो होता है वो जमने लगता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और 15 डिग्री से तापमान अगर अधिक है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली काम करते हैं। और उधर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान है तब भी कीट के जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कीटों में तापमान का प्रभाव जो है वो बहुत अधिक पड़ता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो आर्द्रता कीटों में जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्द्रता क्या है, कीटों में जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी तो अंडों के फूटने में क्या करती है, सहायता करती है। अधिक जो आर्द्रता होती है वो अंडों को फूटने में सहायता करती है। लार्वा को जीवित रहने की क्षमता क्या करती है, बढ़ा देती है। लार्वा के जीवित रहने की क्षमता को बढ़ा देती है, और कीटों का जीवन काल जो होता है यानी उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक है, और कम आर्द्रता के कारण क्या होता है, केसेस ऑफ लो ह्यूमिडिटी, तो कम आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि शरीर से पानी की कमी होती है। ठीक है, शरीर से क्या होता है, पानी कम हो जाता है, यानी इंसेक्ट के बॉडी से पानी जो है वो कम हो जाता है, और उनकी क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, बढ़ जाती है। मृत्यु दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आर्द्रता का प्रभाव हो गया। जो वर्षा फैक्टर है, ठीक है, रेनफॉल, तो वर्षा का कीटों पर
सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? जैसे पौधों की वृद्धि, अधिकारिता, प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण। ठीक है, तो वर्षा का जो है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो जैसे क्या होता है, पौधों की अधिक वृद्धि होती है। जब वर्षा होती है तो वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है, कई सारी नई नई वनस्पतियां जो है वो उगाती हैं, तो जिससे कीटों को क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो बिल्कुल जो है वो घास वगैरह जल जाती है, तो भोजन की कमी हो जाती है कीटों को, तो किसी तरह सर्वाइव वो किए रहते हैं इधर उधर के जो है वनस्पतियों को। जैसे ही बरसात होती है तो फिर से वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं। जैसे आप देखिए लोकस्ट की बात करें तो लोकस्ट जो है वो जब वर्षा होती है तो बहुत तेज़ी से उनकी संख्या जो है वो बढ़ती है। घासों पर, तलछटी पर, तालाबों किनारे वो बहुत तेज़ी से वृद्धि एवं विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनके लाइफ पर। अधिक आर्द्रता जब बढ़ जाती है तो कीटों की संख्या में भी वृद्धि होती है, उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, प्रजनन के लिए क्या होता है, अनुकूल जो है वो सुटेबल इन्वायरमेंट डेवलप होता है वर्षा के दिनों में, और तेजी से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये सारे इनके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। अब निगेटिव इफेक्ट की बात करें यानी नकारात्मक प्रभाव की, तो कीट पौधे से बह जाते हैं। जब अत्यधिक तेज वर्षा होती है, ठीक है, अत्यधिक रेनफॉल होती है, तो इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं, मतलब कि जो है बह जाते हैं पानी की रफ्तार के साथ जो है वो, और नदियों तालाबों में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर नदियों के माध्यम से दूर स्थानों तक जो है वो बह जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा के द्वारा इनकी संख्या जो होती है, जनसंख्या जो होती है वो कम हो जाती है। अंडे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अंडे, लार्वा, प्यूपा जो होते हैं मिट्टी के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उड़ान जो होती है उनकी कम हो जाती है। बरसात के कारण जो उनकी उड़ान होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा के कारण जो है वो ये इनके लाइफ में निगेटिव इफेक्ट होता है, यानी नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ लाइट। प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के जीवन पर? तो प्रकाश निम्न गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे कि भोजन ग्रहण करना। ठीक है, भोजन ग्रहण करने को प्रभावित करता है। उड़ान हो गया, संभोग हो गया, अंडे देना हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो इसको प्रभावित करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने में भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ कीट जो होते हैं वो रात में जो है रात में की फसल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है चने का कटुआ कीट हो गया, ठीक है, ग्राम कटवर्म कीट हो गया, रात में ही जो है वो फसल को काटता है। तो रात में अगर प्रकाश की कमी हो जाती है तो फिर जैसे कि डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, दिन का रात बड़ी होती है या फिर रात छोटी होने लगती है, रात का ड्यूरेशन, तो कीटों का जो है हैबिटेट प्रभावित होता है, उनका भोजन प्रभावित होता है। ठीक है, तो अगर प्रकाश की कमी हो जाती है तब इनका जो है वो भोजन ग्रहण करना कम हो जाता है। या ठीक है, तो उड़ान में कमी, इसी तरह से प्रकाश से जो है वो अधिक प्रकाश में कुछ लोग कीट को है वो जो है कम जो है प्रकाश की कमी अगर हो जाती है तो इंसेक्ट उड़ान नहीं करते हैं। ठीक है, और प्रकाश की अधिकता में जो है कीट जो है उड़ान करते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट प्रकाश के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, उनके मेटिंग को भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं प्रकाश जो है वो, अधिक प्रकाश या कम प्रकाश भी उनके जीवन को, मेटिंग को प्रभावित करता है। ठीक है, एग लेइंग कैपेसिटी होती है जो कम प्रकाश के दिनों में कम हो जाती है, अधिक प्रकाश के दिनों में बढ़ जाती है, तो ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, उनका माइग्रेशन, यहाँ पर प्रकाश की कमी होती है वहाँ पर उनका कीट क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं प्रकाश की ओर। तो इस प्रकार से जो है वो प्रकाश कई प्रकार से जो है वो इनको लाइफ को प्रभावित करता है। अनेक कीट क्या होते हैं, रात में प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ये तो पता ही है कि जो रात में अधिकतर कीट क्या होते हैं, प्रकाश के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इससे लाइट ट्रैप का प्रयोग करके हम कीटों की संख्या को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कीटों के जीवन पर प्रकाश का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होता है। ठीक है, होस्ट पौधों की बात करें तो कीट भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कीट जो होते हैं वो भोजन को जो है भोजन
कीट जो है भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, भोजन की आदत के आधार पर कीट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोफेगस, केवल एक पौधे पर भोजन करते हैं। ठीक है, तो होस्ट प्लांट की बात करें तो पोषक पौधों के आधार पर यानी भोजन की आदत के आधार पर कीट 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, मोनोफेगस। मोनोफेगस क्या होते हैं, केवल एक पौधे पर भोजन करते हैं, जो किसी एक ही पौधे पर जो किसी एक पौधे को अपना भोजन बनाते हैं, किसी एक पौधे पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उसे मोनोफेगस कहते हैं। जैसे कि रेशम कीट, ठीक है, सिल्क वर्म। तो जैसे कि सिल्क वर्म क्या होता है, केवल रेशम की पत्तियों को खाता है, केवल शहतूत की पत्तियों को खाता है। ठीक है, तो केवल शहतूत की पत्तियों पर ही अपना जीवन यापन करता है, अन्य पौधों को नहीं खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोफेगस इंसेक्ट कहेंगे। ऑलिगोफेगस कुछ संबंधित पौधे पर भोजन करते हैं, मतलब कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि उससे संबंधित पेड़ पौधों पर भोजन करते हैं, मतलब पोषक रूप से रहते हैं। ये सरसों का माहू, ठीक है, एफिड्स जो होते हैं वो जैसे कि सरसों हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, मूली हो गया, तो भिंडी हो गया, बैगन हो गया, उससे संबंधित जो कीट होते हैं उस पर भी जीवन यापन करते हैं। तो एफिड्स जो है वो इस प्रकार से ऑलिगोफेगस के अंदर आते हैं। पॉलीफेगस इसे अनेक प्रकार के पौधों पर भोजन करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के पौधों पर, यानी कि एक या दो से अधिक जो है वो पौधों पर जो भोजन करते हैं, जो पोषणीय आवश्यकता के लिए निर्भर होते हैं, कई सारे पौधों को खाते हैं, उसे पॉलीफेगस इंसेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपका जो है वो स्पोडोप्टेरा लिचूरा हो गया, ग्राम पॉट बोरर हो गया, ठीक है, ग्राम पॉट बोरर हो गया, सूट बोरर, फ्रूट बोरर इंसेक्ट हो गया, ये सारे पॉलीफेगस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके होस्ट होते हैं, मतलब कि भोजन की आदत के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होस्ट प्लांट के आधार पर होते हैं, मोनोफोगस, ऑलिगोफेगस और पॉलीफोगस। इस प्रकार से 3 प्रकार के कीटों को भोजन के आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक है, कीटों के हैबिटेट का क्या प्रभाव पड़ता है, इंसेक्ट का हैबिटेट, तो कीट विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, जलाशय, मानव आवास, इन सभी में इंसेक्ट जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका हैबिटेट होता है। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, तो यह कीटों की संख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करती है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, यह कीटों की संख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करती है। किसके साथ, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन क्या करती है, जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है। जैसे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जनसंख्या घनत्व हो गया, जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी प्रस्थान जो है, ये इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, बायोटिक इंटरेक्शन से कि कंपटीशन, जब 2 जीव समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो बायोटिक इंपैक्ट क्या होता है, कीटों में आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। जीवन से प्रत्येक जीव में जीवन के लिए, वृद्धि के लिए क्या होती है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, तो जैसे कि जो है जब 2 जीव समान संसाधनों के लिए, समान संसाधन के लिए से भोजन है, भोजन के लिए जब 2 जीव आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपस में कंपटीशन होगा। जो शक्तिशाली होगा वो भोजन को ग्रहण कर पाएगा और जो शक्तिशाली नहीं होगा वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन के माध्यम से ही जीव में प्रत्येक जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। फीडिंग के लिए, हैबिटेट के लिए, मेटिंग के लिए आपस में उसमें कंपटीशन होता है। ठीक है, प्रेडेशन की बात करें तो एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेडिएशन कहते हैं। प्रेडिएटर इंसेक्ट होते हैं, वो जो है एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया। ठीक है, क्या करती है, एफिड्स को खाती है। तो इस प्रकार से ये प्रेडिएशन हो गया। ठीक है, पैरासिटिज्म क्या होगा, परजीवी अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो परजीवी जो होता है वो अपने पोषण के लिए क्या करता है, दूसरे जीव पर जो है वो निर्भर होता है। और पैरासिटोसिस हो गया कि परजीव भक्षी जीवन चक्र को एक ही मेजबान में पूरा करता है और अंत में उसे क्या करता है, मार देता है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा क्या होते हैं, पैरासिटिज्म होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, एडाप्टेशन की बात करें,
तो कीट अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करते हैं। ठीक है, कीटों में सबसे बड़ी एक जो है हैबिट्स होती है कि वो अपने वातावरण के अनुसार, जैसे उनका एनवायरनमेंट होता है, वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, वो जो है अपने आप के अपने बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस ला लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वातावरण में, तापमान में, वर्षा में और ह्यूमिडिटी में, ठीक है, जैसे परिवर्तन आता है वैसे ही अपनी बॉडी को परिवर्तन करने को उनके अंदर क्षमता होती है। यानी वातावरण के अनुसार ही अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, तभी वो अधिक दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अनुकूलित कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन क्या होता है, जैसे कि कैमोफ्लेक्स और मिमिक्री। ठीक है, कैमोफ्लेक्स क्या होते हैं कि जैसे कि जिस प्रकार से, जैसे कि टेम्परेचर अचानक गिर जाता है तो वो अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस लाते हैं, जैसे कि तापमान के अनुसार ही अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ठीक है, मिमिक्री क्या होता है कि एक समान, जैसे ही मतलब कि जैसा देखिए, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा ही वहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से फसल है। ठीक है, तो अगर फसलों के अनुसार ही वो अपने फीडिंग हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कीट ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कि वो, जैसे आप क्या होता है कि आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है तो मतलब कि होता क्या है ना कि आप केवल शाकाहारी हैं, लेकिन आप ऐसे जगह चले जाइए जहाँ पर जो है शाकाहारी बहुत कम है, लगभग कि आपको ज़्यादातर मांसाहारी चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ मजबूरी में आपको मांसाहारी खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कीट भी होते हैं कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि नई जगह वो चाहे तो वहाँ पर अगर मान लीजिए सुटेबल होस्ट उनको ना मिला तो उसी के अनुसार वो सुटेबल होस्ट जो वहाँ पर उपलब्ध है उसी के अनुसार चेंज कर लेते हैं। इसे हम मिमिक्री कहते हैं। तो एक समान ही जो है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री, या फिर हिंदी में नकलची कहा जाता है। तो नकलची के अनुसार ही नकलची की क्या आदत होती है, तो तुरंत जो है एक दूसरे को देख करके तुरंत चेंज हो जाना, यानी नकल कर लेना। तो इस प्रकार से जो है वो ये स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन कहलाता है। ठीक है, बिहेवियरल एडॉप्टेशन की बात करें, बिहेवियरल एडॉप्टेशन तो माइग्रेशन और रात्रिचर व्यवहार। ठीक है, व्यवहारिक अनुकूलन की बात करें तो माइग्रेशन हो गया, जैसे कि कीट क्या होता है, जहां पर भोजन ना पाएंगे वहां से क्या होता है, माइग्रेट कर जाएंगे। मान लीजिए कोई जो है समस्या है कहीं पर, तो वहां से क्या होगा, वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये माइग्रेटरी नेचर होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो माइग्रेट कर गए। ठीक है, रात्रिचर व्यवहार यानी कि रात्र जो है रात्रिचर व्यवहार हो गया, जैसे कि उनके अंदर जो है ज़्यादातर रात्रिचर व्यवहार होता है, रात में फीडिंग ज़्यादा करते हैं। कुछ कीट होते हैं दिन में फीडिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ये रात्रिचर व्यवहार होता है। ठीक है, शारीरिक अनुकूल फिजिकल एडॉप्टेशन क्या होता है, ये इनका बिहेवियरल होता है, नहीं माइग्रेशन होना, रात्रि में फीडिंग करना, ये बिहेवियरल एडॉप्टेशन होता है। फिजिकल एडॉप्टेशन की बात करें तो जैसे कि डाइपोज हो गया और जल संरक्षण हो गया। तो डाइपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, डाइपोज से रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कि तापमान में कमी या ज़्यादा होना, ठीक है, या फिर जो है विपरीत वातावरण होना, तो उस समय वो डाइपोज यानी सुसुप्तावस्था में रहते हैं। और जैसे ही जो है वो पर्याप्त फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो वैसे ही वो सक्रिय हो जाते हैं। ये इनके अंदर शारीरिक अनुकूलन होता है कीटों के अंदर। और जल संरक्षण करना, अपने बॉडी के जो इनके शरीर के अंदर जो है जल है, वाटर है, उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके ये जो है वो रखते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर फिजिकल एडॉप्टेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीट की भूमिका, भोजन, आवास तथा व्यवहार को इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीट की जो भूमिका होती है, भोजन है, आवास है तथा व्यवहार को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। ठीक है, एक नीच पर दो प्रजातियां लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी परिस्थिति तंत्र में कीट की भूमिका क्या है, भोजन क्या है, आवास क्या है, व्यवहार क्या है, उसे उसका इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कीट का भोजन, आवास, उनका रहन सहन, उनका फीडिंग हैबिटेट जो होता है वही उनका क्या कहलाता है, नीचे कहलाता है। और एक नीचे में जो है वो दो प्रजातियां लंबे समय तक, अलग अलग प्रजातियां होती हैं तो उनका फीडिंग हैबिटेट, रहन सहन अलग अलग होता है। तो एक नीचे में जो है वो ये दो से अधिक प्रजातियां यानी कि
दो प्रजातियां जो होती हैं वो लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं, कुछ ही समय तक वो रह सकती हैं, क्योंकि उनका रहन सहन फीडिंग नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग नीचे उसका दोनों का होता है। ठीक है, कृषि में कीट परिस्थिति का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो कीट परिस्थिति का ज्ञान निम्न कारणों में उपयोगी है। ठीक है, तो कृषि में क्या महत्व है इंसेक्ट इकोलॉजी का, जैसे कि आईपीएम में, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मैं बता चुका हूँ, जैविक नियंत्रण में, कीट पूर्वानुमान में, परागण करने वाले कीटों को संरक्षण में, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने में, पर्यावरण संरक्षण में। ठीक है, तो इस प्रकार से कीट परिस्थिति का महत्व कई प्रकार से है, जो मैं अभी शुरुआत में जिसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, इंसेक्ट फोरकास्टिंग में, ठीक है, परागण करने वाले कीटों के संरक्षण में, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करने में और पर्यावरण को संरक्षण करने में इंसेक्ट इकोलॉजी का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी का है। टिकाऊ कृषि प्रणाली है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, सभी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है इंसेक्ट इकोलॉजी का। ठीक है, ठीक है, तो आईपीएम में भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नियंत्रण, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इंसेक्ट इकोलॉजी का महत्व है। ठीक है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी, तमाम प्रकार के जैविक नियंत्रण में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ें हम डिटेल से आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।